अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। वजीर अली कह रहा था लड़कियों की तस्वीरें और मुकम्मल तफसीलात पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को पहुंचा दी जाएं, ताकि जब ये औरतें ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान स्मगल की जाएं तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इन्हें बॉर्डर क्रॉस करते ही गिरफ्तार कर ले। कादिर खान ने इसके जवाब में कहा, इस बात का भी इम्कान है कि सारी की सारी औरतें एकदम न पकड़ी जा सके, क्योंकि जाहिर है इन्हें हजूम की शक्ल में किसी एक जगह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कराया जाएगा। इसमें खतरा है कि दो एक तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी, मगर बाकी और रूपोश होने में कामयाब हो जाएंगी। इसके बाद इन्हें तलाश करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अपनी एक दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद ये लड़कियां मोहतात हो जाएंगी और इनके मास्टर सिपाही भी इन्हें कुछ देर के लिए अंडरग्राउंड कर देंगे। बात बड़ी माकूल थी। मैंने कहा, तो फिर क्या तरीकेकार इख्तियार हमारे लिए बेहतर होगा? कादिर खान ने कहा, इसका फैसला तो मुरादाबाद में अपने आदमी से मशवरा करने के बाद ही किया जा सकेगा। मुरादाबाद के इस आदमी के बारे में तफसील से कुछ बयान नहीं करूंगा। इसका हुलिया नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि वो क्या कारोबार करता था और जहां वो रहता था इसका महल वकूफ भी नहीं बयान करूंगा। आप इसका कोई फर्जी नाम रख लें, चलें इसका नवाब साहब कह लें। ये आदमी बहुत अमीर कबीर शख्स था, मुरादाबाद खास का रहने वाला था, मगर मैंने इसलिए इसकी असली जाय रिहाइश का नाम नहीं कहा। इंडियन इंटेलिजेंस को मालूम ना हो जाए ये शख्स पाकिस्तान का आशिक और भारत के मुसलमानों का सच्चा गमख्वार और इनकी तरक्की और फलाह के हर लम्हे दाहिरी और खुफिया तौर पर काम करने वाला था। अब मैं इसे नवाब साहब के नाम से ही याद करूंगा। नवाब साहब के यहाँ रुपए पैसे की कमी नहीं थी। कोठी क्या थी, छोटा सा महल था। भारत के कोने कोने में जहाँ कहीं मुसलमानों की कोई छोटी से छोटी फलाई अंजुमन भी थी तो नवाब साहब की तरफ से इन्हें हर माह एक कसीर रकम बाकायदा मिलती थी। वजीर अली, कादिर खान और रमजान भाई की खुफिया तंजीम का भी नवाब साहब से राब्ता था और नवाब साहब भारत में मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए इनकी तंजीमों नौ के लिए भरपूर मदद करते थे। कादिर खान ने मुझे बताया कि नवाब साहब पाकिस्तान को इस्लाम का हकीकी मायनों में किला कहते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी वो पाकिस्तान का किला कहते हैं और पाकिस्तान का नाम आते ही इनका चेहरा रोशन हो जाता है और कहा करते हैं कि पाकिस्तान 20वीं सदी का सबसे बड़ा मोजज़ा है जो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से रोनुमा हुआ है। ये बातें सुनकर मुझे नवाब साहब से मिलने का बेहद शौक पैदा हो गया। मैं इन्हें पहली फुर्सत में मिलना चाहता था। चुनाचा प्रोग्राम के मुताबिक वजीर अली तो वहीं जंगल वाली पुरानी हवेली में और मैं और कादिर खान एक रोज़ मुरादाबाद की तरफ रवाना हो गए। मुरादाबाद का शहर भारत के सूबे उत्तर प्रदेश यानी पुरानी यूपी में वाक़ है। यहाँ मुसलमानों की भी काफ़ी आबादी है और हिंदू भी भारी तादाद में रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की कई तारीखी और आलिशान मस्जिदें भी हैं और हिंदुओं के मंदिरों की तादाद तो बेशुमार है। आज़ादी मिलने के बाद से यहाँ भी हिंदुओं ने अपनी मुस्लिम दुश्मन दिल आज़ार सरगर्मियों से मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग किया हुआ है। अगरचे मुरादाबाद के बहादुर मुसलमान मुतासिब हिंदुओं का हर मौके पर डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत हिंदुओं की है इसलिए वो बेबस हैं। यहाँ भी आला सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी जाती। हर कलीदी असामी पर हिंदू या सिख तैनात हैं। मुरादाबाद के बर्तन मशहूर हैं। इन तांबों के बर्तनों पर मुसलमान कारीगर हैरत अंगेज नकाशी का काम करते हैं। यहाँ के मुसलमान भी हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैं और कादिर खान मुरादाबाद के स्टेशन से उतरकर सीधे नवाब साहब की क़यामगाह पर पहुंचे। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि नवाब साहब की कोठी या हवेली या मकान मुरादाबाद में किस मकाम पर वाक़ है। आप यूँ समझ लें कि हम मुरादाबाद शहर के आसपास के इलाके में थे। नवाब साहब घर पर ही थे। हमें बड़े इत्तेफाक से मिले। जब कादिर खान ने मेरा इनसे तारुफ करवाया और बताया कि मैं भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की फलाह और तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ और अपने तौर पर पाकिस्तान के सलामती की मिशन पर भारत आया हूँ, तो मुझसे गले लग कर मिले। जज़ाकल्लाह भाई, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुदा पाकिस्तान को ताक़यामत आबाद रखे और दुश्मन इससे मुंह की खाएं। एक बार फिर मुझसे गले लग कर मिलो। इन्होंने दोबारा मुझे गले लगा लिया। हवेली के साथ ही नवाब साहब का एक छोटा सा मेहमान खाना था। हमें वहाँ ठहराया गया। हमने थोड़ी देर आराम किया। इसके बाद नवाब साहब के साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद जब मैंने इन्हें बताया कि मैं किस मिशन पर आया हूँ तो हमारी बातें बड़े गौर से सुनते रहे। फिर कहा, मियाँ कादिर खान, ये सारी कारस्तानी इस नापाक तंजीम राह की हैं जिसकी मदद से पाकिस्तान के लिए भारत सरकार के लोग और सिख हुकूमत सांस नहीं लेने दे रही। पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी राह के आदमी ही भारत की शय पाकर कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान में तखरीबकारी और पाकिस्तान के फौजी दिफाई तनसीबात की जासूसी और वहाँ इंतशार फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब से पेशावर औरतें ट्रेन करके भेजी जा रही हैं, तो ये राह के इस नापाक मंसूबे के शाखसाना है। मैंने कहा, हम भारत के इस नापाक मंसूबे को हर हालत में नाकाम बनाना चाहते हैं। हमें खबर मिली है कि यह मंसूबा इंतहाई खुफिया तौर पर बनाया जा रहा है और इसके जरिए पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली पेशेवर हिंदू और सिख लड़कियों को पाकिस्तान की ऊंची सोसाइटी में घूमने फिरने की तरबियत दी जाएगी। अभी ये मंसूबा हमारी इत्तला के मुताबिक इब्तदाई मरहले में है। नवाब साहब बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे थे।
जब मैं अपने ख्यालात का इजहार कर चुका तो इन्होंने कहा, भाई आप लोग इत्मीनान में रहें, मैं इस सिलसिले में सारी मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि एहतियात के तौर पर आपको अपनी हवेली के बजाय अपने जंगल वाले मकान में मुंतकिल कर दूं। कादिर खान बोला, आपका ये ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, हमें हर मुमकिन एहतियात करने की ज़रूरत है। नवाब साहब कहने लगे, अगरचे मैं हिंदुओं की फलाह तंजीम को भी हर साल चंदा देता हूँ, लेकिन चूंकि मैं मुसलमान की फलाह अंजुमन की सरपरस्ती कर इसलिए भारत सरकार के और यहाँ की पुलिस इंटेलिजेंस की नज़रों में हूँ और मुझे यकीन है कि मेरी निगरानी ज़रूर होती होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हवेली में रहने के बजाय मेरे जंगल वाले कॉटेज में कुछ दिन क़याम करें। कादिर खान, तुम मेरे जंगल वाले कॉटेज से तो वाकिफ़ ही हो। कादिर खान ने कहा, क्यों नहीं नवाब साहब, मैं वहाँ कई दफ़ा जा चुका हूँ, बस आप लोग आज ही वहाँ चले जाएं। वहाँ मेरा मुलाजिम मौजूद है, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। इतनी देर में राह के इस नापाक मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे कारामद मालूमात हासिल हुई मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हम तीसरे पहर मुरादाबाद शहर से नवाब साहब के जंगल वाले कॉटेज की तरफ रवाना हो गए। मुरादाबाद शहर से एक मेन लाइन रामपुर, बरेली, लखनऊ से होती हुई बनारस और कलकत्ते को जाती थी। यहाँ से एक ब्रांच लाइन सुंबल और बदायूं की तरफ निकल जाती थी। हमने मुरादाबाद पहुंचकर इस ब्रांच लाइन की एक गाड़ी पकड़ी और सुंबल के स्टेशन पर उतर गए। ये छोटा सा ब्रांच लाइन का स्टेशन जंगल में वाक़ था। कादिर खान को नवाब साहब के कॉटेज का रास्ता मालूम था। हम एक बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलगाड़ी जंगल में चल पड़ी। 6-7 मील के सफर के बाद एक नहर आ गई। नहर के किनारे किनारे आमों के बाग थे। आमों का मौसम नहीं था, इसलिए बाग वीरान पड़े थे। रखवाले और ठेकेदारों के आदमियों की झोंपड़ियां खाली पड़ी थी। इन बागों की दूसरी तरफ नहर के किनारे एक छोटे से टिब्बे पर जंगल के रेस्ट हाउस की तर्ज की एक बोसीदा सी कॉटन नुमा इमारत खड़ी थी, जिसकी खपरेल की ढलवां छत एक तरफ से जंगल की बेलों से ढकी हुई थी। हमारे मुखबर ने हमें पहले ही जो मालूमात फराम की थी, इनके मुताबिक राह के पेशावर लड़कियों वाला ट्रेनिंग सेंटर सुंबल ही के जंगल में किसी जगह पर वाक़ था। बाद में मालूम हुआ कि ये ट्रेनिंग कैंप इसी जंगल के शुमाल मशरिक में हापड़ ब्रांच की बड़ी नहर के पास किसी खुफिया मकाम पर वाक़ है। ये इत्तला हमें मुरादाबाद में ही मिल गई थी। हमने इसका जिक्र नवाब साहब से नहीं किया था। ये नवाब साहब का कॉटेज था। जब कभी वो जंगल में शिकार खेलने के लिए आते थे तो इसी कॉटेज में क़याम करते थे। यहाँ एक मुलाजिम मुस्तकिल तौर पर रहता था, जो नवाब साहब का पुराना मुलाजिम था। वो हमें कॉटेज में मिल गया। बूढ़ा आदमी था। इसने हमारे लिए कमरा खोल दिया, हमें चाय बनाकर दी। हमारे इर्द गिर्द घना जंगल था। शुमाल की तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था, जो ऊपर पीली भेद के जंगलों से जा मिलता था। हमें यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजरे थे कि तीसरे दिन दोपहर के बाद नवाब साहब आ गए। कहने लगे, राह का ट्रेनिंग कैंप यहाँ से शुमाल की तरफ बदायूं हापड़ ब्रांच नहर के पास जंगल में किसी जगह पर वाक़ है। जलिंदर अमृतसर से 4 और 2 लड़कियां अम्बाले से कैंप में पहुंच गई हैं। एक इसराइली इंस्ट्रक्टर जिसका नाम जोसेफ है, इन लड़कियों को छोटे बड़े हथियार चलाने, बम बनाने, बम ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग देता है। मुंबई की एक तजर्बाकार फैशनेबल औरत इन लड़कियों को ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने और मर्दों को अपनी अदाओं और इशातरादियों से राम करने की गुर सिखाती है। इसराइली इंस्ट्रक्टर जोसेफ का नाम सुनकर मैं और कादिर खान चौंक पड़े थे। गोया ये यहूदी अभी तक जिंदा था और कादिर खान के सांप ने इसे काटा नहीं था। हमने इस बारे में नवाब साहब से ना पहले कोई बात की थी, ना इस वक्त इन पर कुछ जाहिर किया था। खामोशी से इनकी बातें सुनते रहे। मैंने नवाब साहब से पूछा, यहाँ असले वगैरह की क्या पोजीशन है? नवाब साहब बोले, ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने खास आदमी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ। मेरा ख्याल है इसे इन सारी बातों की तफसील मालूम होगी। अगर मालूम नहीं होगी तो वे तफसीलात मालूम कर लेगा। इसी शाम नवाब साहब वापस चले गए। इनके जाते ही मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई, तुम्हारे सांप ने तो अपना काम नहीं दिखाया। यहूदी इंस्ट्रक्टर अभी तक जिंदा है। कादिर खान बोला, मुझे यकीन है कि सांप इस यहूदी के पीछे लगा हुआ है। हो सकता है कुछ वक्त लग जाए, लेकिन अगर सांप अभी तक जिंदा है तो वो इस यहूदी को छोड़ेगा नहीं। दूसरे रोज शाम के वक्त नवाब साहब का खास आदमी आ गया। दरमियानी उम्र का आदमी था। बड़ी गर्मजोशी से मिला। चाय तैयार थी। हम कॉटेज के अकबी बरामदे में बैठकर चाय पीने और बातें करने लगे। इस आदमी का फर्जी नाम अहमद मियाँ था। अहमद मियाँ कहने लगा, ट्रेनिंग कैंप में इतना ही असला होता है जितनी जरूरत होती है। हफ्ते में 3 बार एक फौजी ट्रक असले की सप्लाई लेकर आता है। इस वक्त वहाँ 7 लड़कियां हैं। 4 लड़कियां जलिंदर अमृतसर की हैं, 3 लड़कियां अम्बाले की हैं। ये ऊंची सोसाइटी की तवाइफें हैं, जिनका काम आला सरकारी अफसरों का जी बहलाकर अपने एजेंटों को ठेकों वगैरह का काम दिलवाना होता है। इसके एवज वो ठेकेदारों से कमीशन वसूल करती हैं। ये पढ़ी लिखी फैशनेबल लड़कियां हैं। मैंने पूछा, कैंप में इनकी रिहाइश का क्या इंतजाम है? अहमद मियाँ ने कहा, ये ट्रेनिंग कैंप इनकी जरूरियात को सामने रखकर बनाया गया है। जंगल की पहाड़ियों में घिरा हुआ है। ये कैंप आमने सामने 3 बैरकों पर मुश्तमिल है। एक बैरक में सारी लड़कियां रहती हैं। भारत की सरकार ने राह के पाकिस्तान दुश्मन मंसूबों की खातिर पेशेवर तवाइफों को भारी रकम पेशगी देकर मुलाजिम रखा है। जब इन्हें पाकिस्तान में तकरीबकारी और जासूसी के लिए स्मगल किया जाएगा तो इन्हें इस्लामाबाद के भारतीय सफारत खाने से भी रोजाना काफी रकम मिला करेगी और इन्हें इजाजत होगी कि इसके अलावा भी वो जितना चाहें खर्च करें। इन्हें इस बात की भी जमानत दी गई है कि इनसे कोई ऐसा काम नहीं लिया जाएगा जिसमें इनकी जान को खतरा है। अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी खास जगह पर सिर्फ बम रख कर आ जाएंगे, जो कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर इनका काम ऊंची सोसाइटी में घुल मिलकर पाकिस्तान के बाद फौजी राज मालूम करना होगा।
मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई, ये औरतें पाकिस्तान के लिए शदीद खतरे का बायस बन सकती हैं। इन्हें पाकिस्तान पहुंचने से पहले इसी जंगल में ख़त्म करना होगा। कादिर खान बोला, ऐसा ही करेंगे, तुम फिक्र न करो। इसके बाद कादिर खान ने अहमद मियाँ से कुछ मज़ीद ज़रूरी मालूमात हासिल की और इसे वापस मुरादाबाद भेज दिया। अब हम सर जोड़कर बैठ गए कि अब हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। कादिर खान कहने लगा, हमारे पास वो खास सांप भी नहीं है। अगर होते तो हम इनकी मदद से इन पाकिस्तान दुश्मन औरतों को यहूदी इंस्ट्रक्टर समेत हमेशा की नींद सुला सकते थे। अब हमें कोई दूसरी स्कीम सोचनी पड़ेगी। मैंने कहा, हमें यह पॉइंट पेश नजर रखना होगा कि हमारा मिशन सिर्फ इन लड़कियों को हलाक करना ही नहीं है, बल्कि असल मिशन ये है कि इनकी हलाकत से इस कदर दहशत पैदा हो जाए कि आइंदा भारत की कोई औरत तकरीबकारी या जासूसी के मिशन पर पाकिस्तान जाने के लिए तैयार ना हो। यही सबसे अहम बात है। कादिर खान बोला, यही सोचने की बात है। सूरज गरूब हो रहा था। हम नहर की तरफ निकल गए। नहर किनारे दूर तक चलते गए। सोच भी रहे थे, कोई स्कीम देहन में नहीं आ रही थी। पेशावर लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। इस बात का कभी इम्कान था कि 15-20 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन्हें पाकिस्तान स्मगल कर दिया जाएगा। एक बार वो पाकिस्तान स्मगल हो गई तो फिर इनका पीछा करना और एक एक को तलाश करके इन्हें हलाक करना मुश्किल काम था। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ रही थी। हम ज्यादातर खामोश थे। दोनों गहरी सोच में गुम थे। नहर न छोटी थी न ज्यादा बड़ी थी। पानी मटियाले रंग का था जो बड़ी खामोशी से बह रहा था। चलते चलते हम एक पुल पर पहुंचकर रुक गए। नहर इस पुल के नीचे से गुजरती थी। कादिर खान बोला, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए। शाम का अंधेरा हो गया तो जंगल में दरिंदों का खतरा होगा। मैंने कोई जवाब न दिया। हम दोनों वहां से वापस मुड़ गए। अभी हम चंद कदम पीछे थे कि अचानक कादिर खान रुक गया। वो इधर उधर जमीन पर देखने लगा। मैं भी ठहर गया। मैंने देखा कि कादिर खान झुककर नहर किनारे जो घास उगी हुई थी इसको देख रहा था और सांस ऊपर खींचकर कुछ सूंघने की भी कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, कादिर भाई क्या बात है? वो धीमी आवाज में बोला, ऊंचा मत बोलो, मुझे सांप की बू महसूस हो रही है। कौन सा सांप? मैंने पूछा तो वो बोला, बोलो मत, अभी बताता हूँ। तुम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। इसने एक दरख्त की टहनी तोड़कर अपने हाथ में पकड़ ली। मैं पीछे हट गया। कादिर खान एक झाड़ी की तरफ दबे पांव बढ़ा। ये झाड़ी आधी नहर के पानी में डूबी हुई थी। कादिर खान, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि माहिर सपेरा भी था। इसने जिंदगी के कुछ बरस बंगाल के सपेरों के साथ गुजारे थे। इसका उस्ताद भी एक बंगाली सपेरा ही था। वो झाड़ी के करीब जाकर झुक गया। इसने दरख्त की शाख से झाड़ी की शाखों को एक तरफ हटाया तो सांप के फंकारने की आवाज आई। मैं टिकटिक बांधे झाड़ी को देख रहा था। कादिर खान ने छड़ी पीछे कर ली। दूसरी बार छड़ी यानी दरख्त की शाख को झाड़ी में डाला तो झाड़ी में से एक छोटा सा सांप उछलकर बाहर आ गया और मुंह खोलकर कादिर की तरफ देखते हुए फंकार मारने लगा। कादिर खान जरा न घबराया। इसने दरख्त की शाख को सांप के मुंह के सामने ले जाकर दाएं बाएं हिलाना शुरू किया तो सांप भी अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाने लगा। फिर अचानक कादिर खान ने दरख्त की शाख सांप की गर्दन पर रखकर इसे वहीं दबोच लिया। अब मंजर ये बन गया था कि कादिर खान ने दरख्त की शाख से सांप की गर्दन को दबा रखा था और सांप के बदन का निचला हिस्सा शाख की छड़ी से बेचैन होकर बार बार लिपट रहा था। सांप के हलक से अजीब अजीब किस्म की फंकारें निकल रही थी। मेरे देखते देखते कादिर खान ने सांप को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। सांप की गर्दन कादिर खान की गिरफ्त में थी और वो जलेबी की तरह कादिर खान की कलाई से लिपटा हुआ था। कादिर खान ने सांप की तरफ देखते हुए कहा, तुमने इस सांप को पहचाना नहीं? ये वही सांप है जो यहूदी इंस्ट्रक्टर जोसेफ के जिस्म की बू पर इसकी तलाश में निकला था। ये खुदा जाने कहां से होता हुआ यहाँ पहुंचा है और अब ट्रेनिंग कैंप में जाकर यहूदी इंस्ट्रक्टर को डसने के लिए बेताब है। मैं गौर से सांप को देखने लगा। याद आ गया, यह वाकई इन 11 बालिश भर के सांपों में से एक था जिन्होंने मुंबई वाले ट्रेनिंग सेंटर में तामिल गोरीला दहशतगर्दों को डसकर हलाक किया था। मैंने कहा, इसको छोड़ दो ताकि यहूदी इंस्ट्रक्टर को जाकर डस ले। कादिर खान बोला, मेरे जहन में एक स्कीम आ गई है। अब मैं इस सांप को नहीं छोड़ूंगा। चलो वापस चलते हैं। कॉटेज में आकर कादिर खान ने बालिश भर के जहरीले सांप को चाय के खाली डब्बे में बंद करके इसके ढक्कन में 4-5 छोटे छोटे सुराख कर दिए और डब्बे को अलमारी के ऊपर रख लिया। मैंने कादिर खान से पूछा, क्या हमें एक बार फिर सपेरे बनकर ट्रेनिंग कैंप जाना होगा? कादिर खान मेरे देन की बात को समझ गया था। कहने लगा, नहीं, इस दफा हम एक दूसरे रूप में जाएंगे। सपेरे इसलिए नहीं बन सकते कि हमारे पास सिर्फ एक ही सांप है। दूसरी अहम बात यह है कि सातों की सातों लड़कियां अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। इन सपेरों का इतना असर इन पर नहीं होगा तो फिर दूसरा कौन सा भेष बदल कर जाएंगे? मेरे सवाल पर कादिर खान बोला, तुमने एक बार बताया था कि तुम हिंदी जबान लिख पढ़ लेते हो। तुम्हें हिंदुओं की मुकद्दस किताब यानी वेदों और पुराणों के श्लोक भी जबानी याद हैं और तुम थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानते हो। मैंने कहा, हाँ, मैंने ठीक बताया था। कादिर खान कहने लगा, तो फिर इस बार हम साधु सन्यासी बनकर जाएंगे। हिंदू लोग और ख़ास तौर पर हिंदू औरतें, खा वो अनपढ़ हों या पढ़ी लिखी हों, वो ज़ईफ़ुल एतक़ाद होती हैं। हर हिंदू का अकीदा है कि वो मरने के बाद किसी नए रूप में जन्म लेता है। ये जिस्म इंसान का भी हो सकता है और जिस्म कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू का भी हो सकता है। इसको अवगोन कहते हैं। सपेरों से तो ये लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं वो इनके पीछे कोई सांप न लगा दें, लेकिन साधु जोगी से इन्हें खौफ होता है कि अगर किसी जोगी सन्यासी या साधु ने इन्हें बद्दुआ दे दी तो इनका अगला जन्म कहीं सांप, नागिन, कुत्ते, बिल्ली या बिच्छू का ना हो जाए और वो मरने के बाद सांप, कुतिया, बिल्ली की शक्ल में ना पैदा हो जाएं।
हम इन औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला करेंगे और इस अटैक के लिए हमारा साधु जोगी बनना जरूरी है। मैंने कहा, लेकिन इसके लिए सांप को पकड़कर डब्बे में बंद करने की क्या जरूरत है? कादिर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं सुबह मुरादाबाद जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरोगे। मैं मुरादाबाद से वो चीज़ें खरीद कर लाऊंगा जिनकी हमें इस मिशन में ज़रूरत पड़ेगी। कादिर खान का मंसूबा कुछ मेरी समझ में आ गया था, कुछ नहीं आया था। मुझे इस मंसूबे की कामयाबी का 100% यकीन नहीं था, लेकिन मैंने एतराज़ इसलिए ना किया कि दूसरा तरीका मैं जानता था कि अगर इसका तरीका नाकाम हुआ तो मैं कमांडो अटैक करके रा के इस मिशन को भी जानू हासिल कर दूंगा। कादिर खान अगले दिन मुरादाबाद रवाना हो गया। वो वहां 2 दिन लगाकर वापस आया तो इसके हाथ में चमड़े का एक अटैची केस था। इसने मुझे अटैची केस खोलकर दिखाया। इसमें तमाम अशिया मौजूद थी जिनकी हमें इस मिशन में ज़रूरत थी। कहने लगा, मैंने नवाब साहब को सारी स्कीम बता दी है। इन्होंने मुझे सिर्फ एक ही हिदायत की है कि इस बारे में इंतहाई राजदारी से काम लिया जाए। यहाँ कॉटेज में जो इनका पुराना बूढ़ा मुलाजिम काम कर रहा है, वो इसे भी अपना आदमी भेजकर कुछ दिनों के लिए वापस मुरादाबाद बुला रहे हैं ताकि हम खुफिया रहकर अपने मिशन पर काम कर सकें। कादिर खान ने अटैची केस में से एक तह किया हुआ कागज निकालकर खोला और मेरे सामने रख दिया। इस पर पेंसिल की आड़ी तिरछी लकीरों से एक नक्शा बना हुआ था। कहने लगा, ये सुंबल के ट्रेनिंग कैंप का नक्शा है। नवाब साहब ने अपने खास जासूस की मदद से ये नक्शा खुद तैयार किया है। वो हमारे साथ किसी भी आदमी को बतौर गाइड भी नहीं भेजना चाहते। कादिर खान ने मुझे नक्शे की मदद से सब समझाया कि नवाब साहब की कॉटेज से हमें किस तरफ जाना होगा, फिर कहाँ कहाँ से गुजरकर हम रामगंज नाम के शिव मंदिर में जाकर कयाम करेंगे। सुंबल का ट्रेनिंग कैंप इस मंदिर से शुमाल की जानिब 3 मील के फासले पर छोटी छोटी पहाड़ियों में वाक़ है। मेरा ख्याल है सारा नक्शा तुम्हारे ذहन में आ गया होगा। मैंने कहा, तुम तो अच्छी तरह समझ गए हो ना। मैं तो आंखें बंद करके अपने टारगेट पर पहुंच सकता हूँ। मैंने कहा, तो फिर फिक्र की कोई बात ही नहीं। हमें तुम्हारे ख्याल में कब रवाना होना चाहिए? कादिर खान कहने लगा, कैंप में पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। ये जासूस और तकरीबकार औरतें दहशतगर्दी और जासूसी के मिशन पर किसी भी दिन पाकिस्तान की तरफ रवाना हो सकती हैं। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस बात का इंतजार है कि नवाब साहब का आदमी आकर कॉटेज के बूढ़े नौकर को अपने साथ मुरादाबाद ले जाए। नवाब साहब हमारे मिशन को अपने बाएतमाद मुलाजिम से भी पोशीदा रखना चाहते हैं। हस्बे वादा इनका एक आदमी आया और दूसरे रोज कॉटेज के बूढ़े मुलाजिम को अपने साथ ले गया। अब हम इस मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, मैंने अपनी दाढ़ी और मूछें इस तरह तराश रखी थी कि ना मैं सिख लगता था, ना कोई मुझे मुसलमान समझ सकता था। इस किस्म का होलिया बनाना मेरी मजबूरी भी थी और वक्त की ज़रूरत भी थी। कादिर खान क्लीन शेव आदमी था, सिर्फ इसके सर के बाल लंबे थे। हमने कॉटेज की कोठरी में बैठकर कपड़े तब्दील किए, अपना हुलिया भारत के जोगी सन्यासियों वाला बनाया। अपने पास लंबे चोले के अंदर छुपाकर एक एक सलेंसर वाला पिस्तौल और एक एक कमांडो चाकू रख लिया। हम चलने लगे तो मैंने कादिर खान से कहा कि वो सांप का डब्बा साथ नहीं ले जा रहा। वो बोला, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम अपने जंगल वाले कॉटेज से दोपहर से ज़रा पहले निकले। केले के पत्तों में हमने खिचड़ी डालकर रख ली थी, इस ख्याल से कि हो सकता है दोपहर और रात को हमें वहाँ खाने को कुछ ना मिले। हम जंगल में एक तंग सी पगडंडी पर चले जा रहे थे।